एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना लास्ट वाला पार्ट। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हमने लास्ट वाले जो सेक्शन में पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि जो 30 क्वेश्चन होते हैं टोटली, मैं आपको पूरे वीक के अंदर इंग्लिश के सेक्शन में मैं कराता हूं। तो उसके 30 क्वेश्चन में ये जो 10 क्वेश्चन थे जिसमें हम लोगों ने एक पैसेज के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जो कि आपके सामने है। लास्ट वीडियो में आप लोग इसको देख पाओगे अगर आप लोग हमसे पहली बार जुड़े हो। देन आप जब प्लेलिस्ट में विजिट करोगे देन आपको ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो हमने 40 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। आज हमारा स्टार्टिंग होगा 41 से। याद रखिए दोस्तों, अगर आप लोग हमसे पहली बार जुड़े हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। याद रखिए कि हमारा जो ऐप है, जो कि प्ले स्टोर पे द जोरावर क्लासेस के नाम से अवेलेबल है, उसके अंदर हमने केबीएस का वंडरफुल कोर्स डिजाइन करके रखा हुआ है। सो आप लोग उस कोर्स को एंजॉय कर सकते हो। उस कोर्स के थ्रू आप अपने सिलेक्शन को डेफिनेट कर सकते हो, ठीक है। सिलेक्शन तो आप ही के हाथ में है। अगर आप उसे जिस तरह से लेना चाहो उस तरह से आप उसको कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी तक टोटली 2 महीने के अंदर 600 प्लस स्टूडेंट ने अपने आप को उसके अंदर इनरोल कर लिया। इसका मतलब वो 600 बच्चे जो हैं वो आपसे आगे चल रहे हैं। अब उस कोर्स की बात अगर मैं बताऊं आपको, तो उस कोर्स के अंदर, ठीक है, कोर्स के अंदर जो है वो आपकी 250 प्लस वीडियोस है और ये नियर अबाउट 300 प्लस में जाएंगे, ठीक है ना। और सब्जेक्ट कंसर्न की साथ साथ जनरल पेपर दोनों की आपकी वीडियोस उसके अंदर है, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट कंसर्न में बहुत कॉमन सी चीज है, जैसे 2 सब्जेक्ट आपके होते हैं हिंदी एंड इंग्लिश के, तो वो जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट की वीडियोस आपको बहुत अच्छे से अवेलेबल है, ठीक है। याद रखिए कोर्स की जो प्राइस है वो 2999 है। सो आप लोग जल्दी से जल्दी कर लीजिए, नहीं तो जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा ये प्राइस जो होगी वो अप हो जाएगी। याद रखिए जब नोटिफिकेशन आएगा, अगर आप उस समय ले रहे हो तो, और अगर अभी ले रहे हो तो क्या फायदा है। नोटिफिकेशन के बाद अगर आप कोर्स पढ़ोगे, सोच के देखो, नोटिफिकेशन के बाद अगर आप कोर्स को पढ़ रहे हो तो आपको 300 वीडियो को कवर करना होता है विद इन 90 डेज। उसके बाद अगर मान लीजिए जो बच्चा पहले से ही ले लिया है, उसने 300 वीडियो कवर कर लिया है, तो वो इसको रिवाइज कर लेगा और नोटिफिकेशन के बाद वो एमसीक्यूज के ऊपर आ जाएगा। तो आप बताओ सिलेक्शन किसका होगा, जो नोटिफिकेशन के बाद एमसीक्यूज करेगा, जो नोटिफिकेशन के बाद वीडियोज करेगा। देखो ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि सबका नहीं होगा, सबका होगा, होगा बहुत सारे बच्चों का होगा जो नोटिफिकेशन के बाद होगा। लेकिन आपको सोचना है कि आप कहां पे हो, आप कैसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो याद रखिए नोटिफिकेशन के बाद जहां तक मेरा मानना है आपको एमसीक्यूज करना चाहिए, न कि आपको ये पढ़ने में परेशान रहो कि अभी हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। तो मैं आपको ज्यादा नहीं समझाऊंगा, हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस आपको चूज करना है। अब हम अगर सेंटेंस को पढ़ें, मान लीजिए हमने इस सेंटेंस को पढ़ा ध्यान से, तो इसके अंदर लिखा गया है द कमिटी वर वन ऑन दिस पॉइंट। पूरी कमेटी जो है वो क्या हो गई है, इस कमेटी पे, इस पॉइंट पे सहमत हो गई है या इकट्ठी हो गई है। देखिए कमेटी जो है वो एक ऐसा वर्ड है, ध्यान से सुनिएगा, कमेटी एक ऐसा वर्ड है कि अगर ये किसी एक जगह इकट्ठी हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है या कलेक्शन के सेंस में यूज होता है, तो उस समय ये सिंगुलर वर्ब देता है, सॉरी सिंगुलर की तरह यूज होता है, सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। याद रखिए अगर ये डिवाइड के सेंस में यूज हो, कमेटी क्या है, कमेटी अगर आपके डिवाइड के सेंस में यूज हो तो इसे हम प्लूरल के तरह से यूज करते हैं, ठीक है। मतलब अगर क्या हो रहा है, पूरी कमेटी किसी एक बिंदु पे सहमत हो रही है, सहमति हो रही है, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब कमेटी के लिए यूज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो सिंगुलर वर्ब का मतलब वर जो है वो प्लूरल के लिए यूज होता है, तो ये कैंसिल हो गया हमारा। वॉज सिंगुलर के लिए यूज होता है, बट वॉज के साथ डिवाइड नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया डिवाइड के सेंस में ये प्लूरल हो जाता है, तो डिवाइड नहीं हो सकता अगर वॉज रहेगा, ठीक है ना। और हैव तो लगने से नहीं रहा, तो सिंपल सा हमारा आंसर क्या सही होगा, सेकंड नंबर, द कमेटी वॉज दिस वन ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। यहां पे हिज नहीं रहेगा दोस्तों, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ये दिस पॉइंट रहेगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। सिमिली क्या है, देखिएगा ध्यान से। सिमिली को हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं। अगर आप हिंदी में अलंकार पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा सिमिली क्या होता है, ठीक है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, रूपक अलंकार। जैसे हिंदी में एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो आपने एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस सुना होगा, सीता का मुख चंद्रमा के समान। सीता का मुख चंद्रमा के समान। देखो ये रूपक है या क्या है ये मुझे डायरेक्ट ज्यादा क्लियर नहीं है, बट मैं उसका एग्जाम्पल और उसकी प्रॉपर्टी को जानता हूं, क्योंकि इंग्लिश के अंदर ये हिंदी ज्यादा हमें याद नहीं रहती है, ठीक है ना। तो सीता का मुख चंद्रमा के समान, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं, ध्यान से समझिएगा, चंद्रमा के समान, इसको समझ लो, आंसर तो आप खुद कर लोगे। तो यहां पे कहा गया है कि सीता का मुख चंद्रमा के समान, इसका मतलब क्या हो गया कि सीता का जो मुख है वो एक तुलना की जा रही है किसके आधार पे, इस समान वर्ड के आधार पे, ठीक है। अगर इसी को इंग्लिश में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, ठीक है, क्या लिखोगे, तो जो फेस है सीता का, ठीक है ना, सीता's फेस या द फेस ऑफ सीता एज मून, ठीक है। तो हमें जिस सेंटेंस में एज मिल जाए, आप याद रख लो, सिमिली के केस में सिंपल सा याद रख लो, कहीं एज मिल जाए तो वो हमारा क्या हो जाता है, सिमिली हो जाता है। तो देखो यहां पे लिखा गया, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। मैं मंडरा रहा था या घूम रहा था, कैसे, जैसे बादल घूमते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए, लाइफ इज अ ड्रीम, यहां पे देखो जिंदगी को एक सपना माना गया है, ठीक है। उसके बाद लिखा गया, एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। तो अब यहां पे क्या होगा, तो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि एंजाइटी जो है वो क्या हो, किसी के चेहरे पे कैसे कोई बैठ सकता है, सोच के देखो, किसी के चेहरे पे कोई कैसे बैठ सकता है, तो वो आदमी के, हमने एंजाइटी को पर्सन की तरह यूज कर लिया है यहाँ पे, तो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। अ लाई हैज नो लेग्स, झूठ के पास कदम नहीं होते हैं, है ना, या झूठ के पैर नहीं होते हैं। खैर, हमें जो पहचानना था वो सिमिली है, सिमिली की पहचान क्या होती है, एज होती है। क्लियर हो गया। इसी तरह से अगर आप देखोगे कि अलंकार, इंग्लिश के अंदर अगर अलंकार आप पढ़ना कोशिश करोगे, सिमिली जिसे अलंकार को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच। और हमारे इंग्लिश के अंदर ये कौन कौन सा होता है, तो पहला है सिमिली, जो कि आपके सामने है, सिमिली। दूसरा होता है मेटाफर। आई डोंट नो कि सिमिली को रूपक कहते हैं या मेटाफर को रूपक कहते हैं, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, बट आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। सिमिली, दूसरा होता है मेटाफर, तीसरा होता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इसे बोलते हैं मानवीकरण अलंकार, ठीक है। चौथा होता है आपका पर्सोनिफिकेशन ऑक्सीमोरम, ऑक्सीमोरन, ठीक है। उसी तरह से फिर नेक्स्ट, इसी तरह से कई हमारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, बट जिसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो सिमिली है, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो खास करके आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। हालांकि आपके ये चीज सिलेबस में नहीं है केवीएस के, अगर आप देखोगे तो केवीएस के सिलेबस में ये चीज नहीं है, बट है क्या फिर केवीएस के सिलेबस में, तो भैया जनरल पार्ट का सिलेबस ही नहीं दिया है ना इंग्लिश में। इंग्लिश में जब जनरल पार्ट आप उठाओगे तो उस 10 नंबर का कोई सिलेबस नहीं दिया गया। इसके नाते हमें क्या करना होता है कि जनरल पार्ट में भैया कुछ भी पूछ सकते हैं, इसकी वजह से जो भी क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूं उसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश किया करो, और जो टॉपिक आपको पढ़ना हो, ध्यान से सुन लीजिए, जो टॉपिक आपको पढ़ना हो इंग्लिश के अंदर वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया कीजिए, कमेंट बॉक्स में, नॉट लाइव चैट में। आपको अगर टॉपिक पढ़ना है फिगर ऑफ स्पीच, देन आप मुझे बता दो, मैं आपको एक दिन पढ़ा दूंगा फिगर ऑफ स्पीच, बहुत सिंपल है। कोई एक नेक्स्ट वीडियो फिगर ऑफ स्पीच पे ही ले लेंगे। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो वो आप मुझे बता दिया करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। तो लिखा क्या गया है, द विजिटर्स वर सोन। देखो अगर ये वर लग गया तो आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, कि कहीं भी सेंटेंस में वो पैसिव वॉइस हो और उसमें वर लग जाए। पहले देखिए, अगर सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में है, ये तो आपके सिलेबस में है, ध्यान से समझिएगा। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है और उसमें वॉज या वर लग गया, ध्यान से समझना, तो इसका मतलब जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में और उसमें वॉज और वर लग गया तो एक्टिव वॉइस में इस सेंटेंस को
एक्टिव वॉइस में जब हम इस सेंटेंस को चेंज करेंगे तो वो चेंज होगा पास्ट टेंस में। किसमें चेंज होगा? पास्ट टेंस में। क्लियर हो गया? एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस किसमें चेंज होगा? पास्ट टेंस में चेंज होगा। अगर मान लीजिए आपके पैसिव वॉइस में, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पैसिव वॉइस में, ठीक है, क्या हो, पैसिव वॉइस में इज, आर और एम हो हेल्पिंग वर्ब की तरह, तो ये जब एक्टिव वॉइस में चेंज होगा, ये जब किसमें चेंज होगा? एक्टिव वॉइस में चेंज होगा, तो ये चेंज होगा प्रेजेंट टेंस में। किसमें चेंज होगा? प्रेजेंट टेंस में। क्लियर हो गया? ये चीज आपको ध्यान रखना है। मैंने बहुत सारी सीरीज करा रखी है एक्टिव और पैसिव की, अगर आप प्लेलिस्ट में विजिट करोगे तो आपको ये चीज दिखेगी। इसी के साथ साथ अगर आपके पैसिव वॉइस में इज, आर, एम, वाज, वर अगर आपको मिला है तो ये इस तरह से चेंज होंगे। चलिए अब देखते हैं कैसे चेंज होगा। इसका मतलब अगर हमें वर मिल गया, यहाँ पे हमें क्या मिल गया है? द विजिटर्स वर, तो हमें किस में चेंज करना है? हमें इसको किसमें चेंज करना है? तो सिंपल सा आपको पता चल गया, ये पास्ट टेंस में चेंज होगा। किसमें चेंज होगा? पास्ट टेंस में। अच्छा, अब आगे पढ़ लेते हैं, कहीं निगेटिव और इंट्रोगेटिव तो नहीं दिया है। तो लिखा गया द विजिटर वर सोन द न्यू बॉर्न बाय द वुमेन। ठीक है, तो देखिए यहां पे जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, जैसे यहां पे द वुमेन है, तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाता है। इसका मतलब सब्जेक्ट के अंदर द वुमेन होना चाहिए, तो न्यू बॉर्न तो हमारा गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट के अंदर वुमेन होना चाहिए, और ऐसा 3 कंडीशन में दिया गया। अब सवाल आता है, सर आपने बताया कि पास्ट टेंस में होना चाहिए, तो चलो सब्जेक्ट हमें मिल गया, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, बट ये प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, सो ये कैंसिल। अब पास्ट टेंस में क्या होता है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सोन का क्या हो जाएगा? सोड। देखो यहां पे लिखा गया है सोड द विजिटर्स द न्यू बॉर्न। क्लियर हो गया? यहां पे क्या लिखा गया है? द वोमन सोड द विजिटर्स द न्यू बॉर्न। क्लियर हो गया? सो हमारा सेंटेंस जो होगा वो थर्ड वाला ऑप्शन क्या होगा? द राइट आंसर। क्लियर हो गया? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एडवर्स। तो बहुत आसान है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका एंटोनिम। इतनी आसान है, इतना आसान है कि मतलब पूछो मत। अच्छा देखो, आप लोग रिवर्स सुनते होगे या वर्सेस सुनते हैं? ध्यान से बताइए, आप लोग ऐसे सुनते हैं ना, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, सुनते हो ना? ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? विपरीत। क्या होता है? विपरीत। या इसका मतलब ये भी होता है कि उस मैच में एक दूसरे के शत्रु हैं वो दोनों। इसका मतलब ये भी होता है कि वो एक दूसरे की हानि के लिए ही तैयार हैं, यानी हानिकारक हैं एक दूसरे के लिए, हानिकारक बापू वाला, है ना? तो जब भी आपको एडवर्स दिखे तो आप याद रख सकते हो, एडवर्स का मतलब भी होता है विपरीत, इसका मतलब शत्रु भी होता है, और इसका मतलब हानिकारक भी होता है। क्लियर हो गया? तो एडवर्स का मतलब क्या क्या होता है? विपरीत होता है, ठीक है, शत्रु होता है, और क्या होता है? हानिकारक भी होता है। ठीक है भाई, शत्रु जो होगा वही तो हानिकारक होगा। अब इसका आपको बताना है एंटोनिम। तो शत्रु का एंटोनिम क्या होगा? शत्रु का जो विलोम होगा वो क्या होगा? मित्र होगा। ठीक है, और मित्र जो होगा वो साथ में चलने वाला होगा, वो विपरीत नहीं होगा, और वो क्या होगा? लाभदायक होगा। मित्र जो शब्द है वो लाभदायक के लिए ही बना है, पॉजिटिव सेंस देता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंडली। बट हमारे सामने कुछ और ऑप्शंस दिए गए हैं, इनका मतलब क्या होता है? हॉस्टाइल का मतलब होता है दोस्तों शत्रुवत। शत्रुवत व्यवहार जो होता है उसे बोलते हैं हॉस्टाइल। शत्रुवत व्यवहार जो होता है उसे बोलते हैं हॉस्टाइल। क्लियर हो गया? इनिमिकल। इनिमिकल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी होता है हार्मफुल। क्या होता है? हार्मफुल। इसका मतलब इसको क्या हम कहेंगे? हानिकारक कह सकते हैं। अगर आप लिखना चाहो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? हानिकारक लिख सकते हैं। अनविलिंग का मतलब होता है अनैच्छिक। अनैच्छिक शुद्ध हिंदी उसकी क्या होगी? अनैच्छिक होगी, या बिना इच्छा के। बिना इच्छा के। बिना इच्छा के। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या सीखा है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द प्रोवर्ब। ये जो प्रोवर्ब आपको दिया गया है, इसको कंप्लीट करने के लिए आपको
इस ब्लैंक को भरना है। लिखा गया है ब्लड इज देन वाटर। तो आप बताओ खून जो होता है वो पानी से क्या होता है? पतला होता है, मोटा होता है, किस तरह सा होता है, या समान होता है, प्रीसियस जिसे बोल सकते हो? तो बताओ जो ब्लड होता है ये क्या होता है? भाई ये मोटा होता है। क्या होता है? गाढ़ा होता है, थिकर होता है, मोटा होता है। तो सिंपल समान आंसर क्या हो जाएगा? मोटा होता है। ठीक है ना? द ब्लड इज थिकर देन वाटर। खून जो होता है वो गाढ़ा होता है, किससे? पानी से। थिनर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पतला, पतला। ठीक है। और प्योरर का मतलब क्या होता है? शुद्ध। ठीक है। प्रीशियस का मतलब होता है कि काम चलाने वाला। आप ऐसे समझ लो कि काम के लायक। ठीक है। मतलब एक तरह से रख सकते हो समानता से संबंध। समानता बताता है कि मतलब हाँ ठीक है, दोनों एक तरह से काम लायक हैं, ऐसा नहीं है कि बेकार हैं, दोनों काम लायक हैं। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लिखा गया बीज आर केप्ट इन। ये तो भैया आपसे पूछ लिया गया ज्योग्राफी का सवाल। चलो बता दो, जो मधुमक्खियां होती हैं उन्हें कहां रखा जाता है? ठीक है, बताइए। आप लोग सुने होंगे बीज को, जो बीज की स्टडी होती है या जो बीज का मतलब ये कि मधुमक्खियों को जो पालन होता है उसे हम क्या कहते हैं? जो मधुमक्खियों का पालन होता है तो आप लोग सुने होंगे एपीकल्चर बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। तो एपी नाम का जो वर्ड है वो देखो यहां पे आया है, एपियरी। इसका मतलब जहां पे मधुमक्खियां रखी जाती हैं उसे क्या बोलते हैं? एन अपियरी। यहाँ पे देखो एक्वेरियम का मतलब होता है सजावट के लिए जो मछलियां रखी जाती हैं। जो मछलियां क्या होती हैं घरों में? मछलियां, मछलियां, है ना? जो मछलियां क्या होती हैं घरों में रखी जाती हैं सजावट के लिए, उन्हें हम किस में रखते हैं? एक्वेरियम में रखते हैं। हालांकि ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। नर्सरी का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। नर्सरी का मतलब होता है जहां हम छोटे छोटे पौधे रखते हैं। क्या रखते हैं? छोटे छोटे पौधे रखते हैं। और याद रखिए अगर हम टीचिंग फील्ड में बात करें, किस फील्ड में बात करें? टीचिंग फील्ड में बात करें तो इस टीचिंग फील्ड के अंदर हम यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को रखते हैं, बच्चों को रखते हैं। अभी देखो हमारे जो एनपीई आई है, एनईपी आई है 2020 की, ठीक है, उसके अंदर साफ साफ लिखा गया है कि जो हमारी शिक्षा होनी चाहिए वो 2.5 वर्ष से शुरुआत होनी चाहिए, जिसके अंदर 3 फॉर्मेट में बनाया गया है। पहला है नर्सरी, फिर एलकेजी, फिर यूकेजी, फिर फर्स्ट एंड सेकंड। तो 5 हमारा ये हो गया। यानी इस शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है, अगर आप 1986 में पढ़े होगे शिक्षा नीति तो 10+2+3 थी। ठीक है, ये उच्च शिक्षा तक का पूरा विस्तार बताया गया था। यानी 10+2 आप मान के चलो, ऐसे चलता था कि मतलब शुरू के 10 साल हम देंगे, फिर उसके बाद 2 साल और देंगे। तो 10 साल का सिस्टम क्या था? 1 से लेके 10 तक पढ़ेगा बच्चा, फिर उसके बाद 2 साल और पढ़ेगा तो वो 12 तक का पढ़ेगा। इसमें क्या बन गया है? एनईपी में 5+3+3+4 ऐसे बना है। तो 5 का मतलब हो गया है नर्सरी से लेके 2 तक। याद रखिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत ज्यादा तैयार बैठा है। ठीक है, तो नर्सरी से 2 तक के ये सीक्वेंस हो गया। अगला का जो 3 है भाई, देखो क्लास नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड। अब ये बच्चा क्या होगा? 3, 4, 5 में जब पढ़ेगा तो ये 3 इसके लिए बनाया गया है। तो 3 से लेके 5 तक का सीक्वेंस इस 3 के लिए बनाया गया। अगले 3 के लिए क्या होगा? 6, 7, 8 इसके लिए अगला 3 बनाया गया। यानी 6 से 8 तक के लिए ये 3 है। 4 किसके लिए बनाया गया? तो 9 से लेके 12 तक का। और इसी हिसाब से आपने सुना होगा कि 4 लेवल के टेट आयोजित किए जाएंगे। जो टेट के एग्जाम होंगे वो 4 लेवल पे आयोजित किए जाएंगे। टेट फर्स्ट जो होगा वो नर्सरी से लेके क्लास 2 तक के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए होगा। फिर टेट सेकंड जो होगा वो किसके लिए होगा? वो आपके 3 to 5 के पढ़ाने के लिए होगा। टेट थर्ड जो होगा वो आपका 6 to 8 के लिए होगा। टेट थर्ड जो होगा वो 6 to 8 के लिए होगा। एंड अगला जो टेट होगा चौथे लेवल का, वो आपके लिए 9 to 12 बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए होगा। क्लियर हो गया? तो सीक्वेंस याद रखिएगा, एनईपी के अंदर क्या है? 5+3+3+4 बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। आपसे एग्जाम में इससे क्वेश्चन तो पक्का बनेगा। क्लियर हो गया? समझ में आया? ठीक है, अब देखो एक हमारा शुरू शुरू में बचता है कि ये जो पैंट्री लिखा है इसका मतलब क्या होता है? तो जब हम खाने का बर्तन रखते हैं ना, जो जगह होती है जिसके अंदर रखते हैं,
तो बर्तन रखने की जो जगह होती है उसे हम पैंट्री बोलते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिखा गया था ईडियम ग्रीन आइड मॉन्स्टर। वाह वाह भैया क्या बात है। ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब क्या होता है, मीन्स आपसे पूछा गया है। चलिए बताइए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब होता है, क्या होता है, जल्दी से बताइए। सब मैं ही बता दूं, कुछ आप भी लोग तो बताओ। ठीक है, ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब होता है ईर्ष्या रखने वाला व्यक्ति। क्या होता है? ईर्ष्या रखने वाला व्यक्ति। ईर्ष्या रखने वाला व्यक्ति। ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब होता है ईर्ष्या रखने वाला व्यक्ति। क्लियर हो गया? तो अब इसका मतलब क्या हो गया भाई, सिंपल से। अब तो आपको बहुत आसानी से आंसर मिल गया होगा। पहला ही है टू बी जेलस। ठीक है, अच्छा ये देखो JEALOUS, जेलस इसको भी बोलते हैं, एंड ZEALOUS इसको भी जेलस बोलते हैं। देयर इज मिनिमम डिफरेंट बिटवीन टू मीनिंग्स बट मैक्सिमम डिफरेंट इन देयर मीनिंग्स। ठीक है, मिनिमम डिफरेंस है इनके स्पेलिंग्स के बीच में, बट सबसे ज्यादा अंतर इनके अर्थों के बीच में। जेलस का मतलब होता है ईर्ष्या रखना, ये जो दिया गया है, और इस जेलस का मतलब होता है उत्साही। उत्साही या आप कह सकते हो महत्वाकांक्षी। ठीक है ना, इस तरह से होता है। ठीक है, टू बी सिक का मतलब होता है किसी के पीछे पड़ना या बीमार होना। क्लियर हो गया? टू बी एंग्री क्रोधित होना। टू बी ब्लाइंड अंधा होना, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच द आर्टिकल हैज बीन रॉन्गली यूज्ड। आपको वो सेंटेंस बताना है जिसमें जो आर्टिकल है वो गलत तरीके से यूज हुआ है, मतलब वो सही यूज नहीं हुआ है। चलिए, लिखा गया ही इज अ MA। देखिए ये एब्रिविएशन है, मैंने आपको पढ़ा रखा है आर्टिकल के अंदर। एब्रिविएशन है ये, इसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है ना, तो इसको MA की जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ये देखिए ऐसे लिखा जाएगा MA। इस ए की वजह से यहां पे एन लगना चाहिए, इस प्रोनाउंसिएशन की वजह से। मैं यहां पे रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके प्रोनाउंसिएशन में AEIOU, ठीक है, इस तरह का प्रोनाउंसिएशन हो, देन हम उसके आगे एन यूज करते हैं आर्टिकल में। ठीक है, तो यहां पे ए है, इसलिए यही सेंटेंस हमारा आंसर होगा। ये गलत तरीके से यूज किया गया, यहां पे NMA होना चाहिए। अगला लिखा गया है 12 इंचेस मेक अ फूड, मेक ऑफ फूड, तो इसमें तो हमारा कोई भी आर्टिकल यूज ही नहीं है, तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गलत। अ प्यूपिल शुड ओबे हिज टीचर। एक स्टूडेंट जो होता है या एक शिष्य जो होता है उसे क्या करना चाहिए, अपने शिक्षक की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यहां देखो लिखा गया है, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर आपने ई बताया है, उसके आगे एन लगना चाहिए। यहां पे देखो, यहां भी ई है लेकिन यहां पे ए है, तो आप इसको क्यों नहीं गलत किए? क्योंकि भैया इसका जब प्रोनाउंसिएशन करोगे तो यूरोपियन आप बोलते हो। आप क्या बोलते हो, यूरोपियन। और यूरोपियन में यू जो है यानी यह जो है वो हो जाता है व्यंजन, जिसे हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो याद रखिए जब हमारे मुख से स्वरों का उच्चारण हो, स्वरों का उच्चारण हो, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। बस इतना सा आप याद रखो, जब स्वरों का उच्चारण हो तो हम उस केस में क्या करते हैं, एन का यूज करते हैं। अब यहां पे यूरोपियन बोलने में यह आ रहा है, इसलिए ये ए है, ये आपका सही होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया गलत कौन सा है, तो गलत के अकॉर्डिंग तो हमारा केवल पहला ही गलत है। क्लियर है? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पिक आउट द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग। मैंने आपको बहुत बार समझाया है, क्वेश्चन टैग को करते समय बहुत सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जिस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन में आंसर करना है। याद रखिए कभी भी आप क्वेश्चन अगर आपसे नॉट में पूछा गया है तो वो पॉजिटिव में आप पूछोगे, अगर सेंटेंस नॉट में लिखा गया है तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होना चाहिए, और अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में लिखा गया है देन आपका क्वेश्चन टैग किसमें होना चाहिए, आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव सेंस में होना चाहिए। जैसे लिखा गया है पीपल शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। जो लोग होते हैं, लोगों को कभी भी कैसे नहीं चलना चाहिए, पीना और
पी के उसके बाद ड्राइव नहीं करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन में नहीं पहले ही दे दिया है, तो मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक बताई है। देखो यहाँ पे शुड दे ही होगा, ठीक है, बट याद रखना नॉट नहीं होगा, बस यही आपको याद रखना है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, इज और सेल से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब लिखी गई है वही हमारा यहाँ पे हो जाएगी, यानी शुड। और पीपल के लिए हम क्या यूज करेंगे, दे यूज करेंगे, नॉट नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमारे सेंटेंस ऑलरेडी निगेटिव में है, इसलिए हम इसको किस में रखेंगे, पॉजिटिव सेंस में रखेंगे। इट क्लियर? आई होप आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन टैग बहुत सिंपल सा होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप यहां से कर सकते हो, बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखो यहां पे लिखा गया, अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट ए बी सी डी, पॉइंट आउट ऑफ द पार्ट दैट हैज एन एरर। आपको वो पार्ट बताना है जिसके अंदर एरर है। चलिए भैया बताते हैं। लिखा गया यू आर लर्निंग इंग्लिश, अगर आप ऐसे देखोगे तो कोई गलती नहीं है। फॉर द लास्ट 1 ईयर, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे, ए बी सी डी भाई इसी पार्ट में तो है, तो अगर आप जोड़ोगे तो पहले वाले सेंटेंस में गलती हो जाएगी। अब कहोगे सर क्यों? क्योंकि फॉर द लास्ट ईयर, फॉर द लास्ट 1 ईयर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो सेंटेंस बनेगा वो किस में बनेगा, वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किस में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस बनेगा। तो इस केस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज या हैव प्लस बीन होती है, ठीक है, हैज या हैव प्लस बीन होती है, न कि आर होगी। तो यू के साथ हम क्या यूज करेंगे, यू हैव बीन। अगर हम सेंटेंस देखेंगे तो पहला सेंटेंस के अंदर ए के जो सेक्शन है इसी के अंदर गलती होगी, वहां पे हम यूज करेंगे यू हैव बीन। देखिएगा सेंटेंस अगर ये सही होगा तो अपने आप सेट हो जाएगा, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश, you have been learning English for the last 1 year, for the last 1 year, 1 year, but you show no improvement at all। तो बिल्कुल सही बात है, you show no improvement, you show no improvement, no improvement at all। क्लियर हो गया? तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो मैंने बोला है वो सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए के अंदर गलती है। सो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी का जो 10 क्वेश्चन है वो हम लोग आगे करेंगे, क्योंकि हमारा टाइमिंग जो है ना वो काफी ज्यादा खत्म हो जाएगा, और जितनी टाइमिंग है उसके अंदर हमने एक भी मिनट हम लोग बर्बाद नहीं करते हैं, इसलिए मैं लाइव नहीं पढ़ाते हैं। हम लोग लाइव की कोशिश तो करते हैं, पढ़ाएंगे आगे चल के, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर आपको आधे घंटे ही पढ़ाया जाए तो उसके एक एक सेकंड को हम लोग यूज कर पाए, ठीक है। एंड आई होप आप सब लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग कर सकते हैं द जोरावर क्लासेस सर्च करके, ठीक है। थैंक यू।